सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम बसंत भाग 2 पाठ 8 शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में। इनके पिताजी का नाम था विश्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात सन 1949 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद में ही एजी ऑफिस में डिस्पैचर के पद पर नियुक्त हुए और लंबे समय तक वहाँ पे कार्य किए। बाद में सन 1960 ईस्वी में इनका रुझान रेडियो की तरफ आया और 1960 ईस्वी में लखनऊ चले आए और रेडियो विभाग में रेडियो स्टेशन पे कार्य करने लगे। उसके बाद कुछ समय इन्होंने भोपाल में भी रेडियो संवाददाता के रूप में कार्य किया। सन 1983 ईस्वी में 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया। इन्होंने यह कविता जो शाम एक किसान कविता लिखी है, इसमें गांव के कृषक जीवन को चित्रित किया है। किस तरह से गांव के जो किसान हैं अपने जीवन को जीते हैं और उनके जीवन को एक पहाड़ के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से जोड़ते हुए ठंड के, जाड़े के मौसम का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है। पहाड़ का किसान के रूप में चित्रण इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। ठंड के मौसम में जो है किस तरह से प्रकृति के साथ जोड़ करके किसान को कवि ने दर्शाया है। इस दृश्य में पहाड़ एक बैठे किसान की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके सिर पर आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर से प्रतीत होती है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती अंगीठी के समान हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखता है और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चीलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई देता है। पूरा दृश्य, पूरा वातावरण शांत है। अचानक मोर बोलता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद के दृश्य का घटना कवि ने बताया कि चीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, रात का अंधेरा छा जाता है। पहला पैराग्राफ, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। साफा मतलब सिर पर बांधने वाला वस्त्र या पगड़ी जो सिर पे बांधते हैं। चिलम जिसमें तम्बाकू को रख करके आग भरते हैं और उसको पीते हैं। दहक मतलब जलना, सुलगना। पलाश लाल रंग के फूल। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है। सिमटना इकट्ठा होकर। गल्ले मतलब झुंड। इसमें कवि ने शाम के समय सूर्य की लालिमा जब आकाश में फैल जाती है और पर्वत के शीर्ष को छूती हुई प्रतीत होती है, उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि ने पर्वत को किसान के रूप में चित्रित किया है। कवि ने जो ग्रामीण जीवन की
गांव ग्रामीण अंचल की रूपरेखा इस कविता में प्रस्तुत की है, बड़ी ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। पहले के समय में इतने साधन नहीं थे, इतने तकनीकी साधन नहीं थे, अभाव था तकनीकी साधनों का। जो किसान सुबह खेतों में काम करने जाते थे, शाम को वापस आते थे घर में, तो जाड़े की रात, ठंड का मौसम है, किसान क्या करते हैं, घर आने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, फिर इसके बाद शाम के समय चौपाल, गांव में जाके चौपाल लगती है जहाँ पे 10-20 की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, आग जलाई जाती है, अंगीठी में आग सुलगाते हैं और उसके चारों तरफ घेर के लोग बैठे रहते हैं, चीलम हुक्का रखा रहता है, लोग पीते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। मनोरंजन का यही साधन था। मनोरंजन का कोई दूसरा साधन नहीं था उनके पास, यही साधन था। आपस में मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ कर के बातें करना, चिलम पीते रहना। ठंड का मौसम है तो सिर पे पगड़ी बांधे हुए हैं, ओढ़ने के लिए चादर लिए हैं, चद्दर से अपने आप को, अपने शरीर को ढके हुए हैं, घुटने से पंजे तक का पैर खुला हुआ है, जिस पे आग जलती है तो आग की जो उष्मा है, आग की जो गर्मी है, वो उसकी गर्मी से वो पैर और हाथ आराम से अपना सेकते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो कितना मनोहारी दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है यह, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम आज वर्तमान में, या जो हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी है, इस चीज़ को नहीं देखी, या इस खूबसूरत नज़ारे को, इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए हम वंचित रह गए। तो कवि ने जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसको किसान के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से किसान अपने सिर पे पगड़ी बांधता है, ठीक वैसे ही पहाड़ पर आकाश रूपी पर पगड़ी बंधी हुई है, अर्थात आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है। वह सूरज के चिलम से कस खींच रहा है। जैसे शाम ढल जाती है तो सूर्य की किरणें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, चिलम में जो आग जलाई जाती है वह, उसकी भी उष्मा कम होती है। घुटना मोड़ कर बैठे किसान के पैरों पर नदी की चादर पड़ी है, अर्थात जैसे किसान पूरे शरीर को चादर से ढका रहता है, घुटने से पंजे तक पैर खुला है, वैसे ही पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है वह चादर के समान प्रतीत हो रही है। उसके सामने जो पलाश के जंगल हैं, जहाँ पे लाल लाल पलाश का फूल, मार्च महीने में होली के समय में पलाश के फूलों में, पलाश के पेड़ों में फूल, लाल फूल आ जाते हैं, और वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाल अंगारे की भांति कोयले की आग जला दी जाए और धुआं शांत हो जाए तो वह कोयले की आग एक अंगारे की भांति प्रतीत होती है, लगती है। ठीक वैसे ही यह पलाश के फूल भी अंगारे के समान लाल लाल प्रतीत हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अंगीठी में आग जलाई गई हो। दूर पूरब दिशा में क्षितिज से उठता अंधेरा बैठे हुए भेड़ों का समूह लग रहा है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भेड़ों का झुंड जंगलों से वापस आ गया हो, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार, रूपक तथा उपमा अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। प्रस्तुत कविता में पहाड़ का किसान के रूप में चित्रण कर कवि ने बहुत ही सुंदर मानवीकरण का प्रयोग किया है। पहाड़ को जो है वह एक किसान के रूप में दर्शाया है। यह बड़ा ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है कवि की। रूपक अलंकार जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद रूप आरोप कर दिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमेय की तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। जैसे आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़,
इन उदाहरणों में रूपक का प्रयोग किया गया है। यहाँ आकाश को साफा के रूप में, सूरज को चीलम के रूप में और पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है। उपमा अलंकार का लक्षण, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यहाँ पर नदी की तुलना चादर से तथा अंधकार की तुलना भेड़ों के झुंड से, गल्ले से की गई है। इनका भाव यह है कि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठी बैठती हैं, वैसे ही अंधकार भी बराबर रूपों में चारों तरफ फैलता है। ऐसा नहीं कि एक जगह 2 किलोमीटर दूर अंधकार हो गया और 2 किलोमीटर दूर उजाला हो गया, ऐसा नहीं। अंधकार समान रूप से हर जगह व्याप्त है, कृत्रिम प्रकाश को छोड़ के। बल्ब लाइट, ट्यूबलाइट जलाते हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है, पर जो अंधकार है जहाँ पे कोई ऐसे प्रकाश की व्यवस्था, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे समान रूप से अंधेरा दिखाई देता है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी मतलब उल्टा होना, गिर जाना। डूबा होना मतलब अस्त हो जाना। सूर्य डूब गया यानी सूर्य अस्त हो गया। प्रस्तुत पद्यांश में मोर के बोलते ही दृश्य सब बदल जाता है। उस बदले हुए दृश्य का कवि ने चित्रण किया है। कवि ने कहा है कि इस सुंदर प्रकृति के दृश्य को इस घटना के रूप में चित्रित किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में शाम घिरती जा रही थी, तभी मोर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने पहाड़ रूपी बैठे किसान को पुकारा। सुनते हो, जो किसान चौपाल में बैठ करके बातें कर रहा है, चीलम पी रहा है, किसी ने आवाज़ दी उसको, जैसे लगा उससे कोई पुकार रहा है, और वह हड़बड़ा कर उठा और जो उसके पास में चीलम रखी हुई थी वह गिर पड़ी। कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो पर्वतीय प्रदेश में शाम घिरती जाती है, शाम अंधेरा बढ़ता जाता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोर की आवाज़ सुना, मोर ने आवाज़ दी, सुनते हो। ऐसा लगा मानो किसी ने पहाड़ रूपी किसान को पुकारा हो। सुनते हो, इस आवाज़ से किसान हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। इस हड़बड़ी में उसकी चीलम उलट गई, जिस चीलम में वह चीलम पी रहा था वह गिर गई, और चीलम गिरी। चीलम के गिरते ही, उल्टे होते ही उसमें से धुआं उठने लगा। जो आग नीचे जल रही थी चीलम के तली में, वह ऊपर आ गई और वहाँ से धुआं उठने लगा। उधर पहाड़ के पीछे सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, अर्थात रात हो गई। किसान को आवाज़ लगाई जा रही है, अंधेरा हो गया, रात हो गई, वापस आ जाओ। अर्थात इस पद्यांश में शाम के रात में बदलने का दृश्य अति मनमोहक है। अर्थात शाम के बाद से जो रात का दृश्य हो रहा है वह बड़ा ही मनोहर, सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है, बताया है। पहाड़ को किसान की संज्ञा दे करके, जिस प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो घटनाएं शाम के समय ऐसी घटित होती हैं, उसका मनोहारी रूप कवि ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। इन 2 पंक्तियों में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पूरी कविता का वर्णन मानवीकरण के रूप में किया गया है, अर्थात जड़ प्रकृति में मानव के क्रियाकलाप, मानव के एक्टिविटी को जोड़ा गया है। जैसे जैसे किसान जो जो चीज़ें करता है, किसान जो जो कार्य कर रहा है, वह सारा कार्य कवि ने उस पहाड़ के माध्यम से पाठक के सामने प्रस्तुत किया है, रखा है। इस प्रस्तुत कविता में जाड़े की शाम का दृश्य अति ही मनोहर ढंग से, मनमोहक ढंग से
प्रस्तुत किया गया है। कवि ने जाड़े की शाम को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। पर्वत एकदम शांत दिखाई देता है, आकाश पर सूर्य की लालिमा फैली हुई है, पहाड़ के नीचे नदी बह रही है, पलाश के लाल फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं और पूरब की ओर अंधकार छाने लगा है। वह पश्चिम में ढलता सूरज अपनी छटा बिखेर रहा है। अर्थात पूरे घटनाक्रम में कवि ने प्रकृति को जोड़ते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से घटना को प्रस्तुत किया है। अर्थात किस तरह से किसान जो है जाड़े की शाम के ठंड के मौसम में एक बैठा हुआ किसान पहाड़ के समान लग रहा है, सिर पे पगड़ी बंधी है, उसके पास से बहती हुई नदी चादर सी प्रतीत होती है, जो पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल खिले हैं। कैसे समानता कवि ने किया है, जो पलाश के लाल लाल फूल खिले हैं वह जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर जो घना होता अंधकार है वह झुंड में बैठे हुए भेड़ों के जैसे लग रहा है। पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चीलम पर सुलगती हुई आग की चीलम पर जलती हुई आग के समान प्रतीत हो रही है। यह पूरा वातावरण, यह पूरा दृश्य शांत है। इसके बाद घटनाक्रम बदलता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, उस आवाज़ से हड़बड़ा कर किसान उठता है, चीलम गिरती है और आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और धीरे 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 अंधकार या धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और रात हो जाती है। इस कविता में इस कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की रात, ठंड की रात का वर्णन किया है, किसान को माध्यम बना के पहाड़ के रूप में उसको दर्शा करके एक सुंदर प्रस्तुतिकरण दी है। ठीक ऐसे ही अनेक कवियों ने, जैसे सुमित्रानंदन पंत जी ने भी एक कविता की लिखी, संध्या का छुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टीवी टूटू, पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, ढुलकती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। यह सर्वेश्वर दयाल की कविता है। तो यह कवि जो है प्रकृति के कवि हैं, प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं ये लोग, इसलिए प्रकृति का वर्णन अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में इन्होंने किया है और समाज को एक सीख दी है। जो मानव आज वर्तमान में अपने रास्ते से भटक गए हैं, इन कविता के माध्यम से कवि ने उन भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने का संदेश दिया है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय।